हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों आज हम आपके लिए यानी जो क्लास 10th के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लाए हैं। और इस सेशन के अंतर्गत हम आपका 4 नंबर फिक्स करने वाले हैं, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको आगे देखिएगा। और इसके बाद दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन प्रेस जरूर करिए। और दोस्तों अगर आपको इस बार 90+ मार्क्स लाना है, करना है 90+ अगर मार्क्स लाना है तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपकी मेहनत आपके हाथों में है। आपकी मेहनत आपके हाथों में है और यह मेहनत आपको क्या बनाएगी, आपको ही टॉपर बना सकती है। आप जितना अधिक मेहनत करेंगे आप उतना ही अच्छा नंबर पाएंगे, उतना ही अच्छा आप रैंकिंग में आगे आएंगे। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन ये है कि यदि 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, 3 प्रतिरोध हैं उनको अगर हम किस क्रम जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। दोस्तों आप ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में आपको श्रेणी क्रम बोल रहा है, एक समांतर क्रम बोल रहा है। इस टाइप क्वेश्चन दोस्तों 2 प्रकार का बनता है, एक समांतर क्रम क्वेश्चन बनता है और एक श्रेणी क्रम बनता है। मैंने दोनों सॉल्व कराया है और इस सेशन में हम लोग श्रेणी क्रम के संयोजन को सॉल्व करेंगे। और जो इसके अगले वाले सेशन में हम लोग जो समांतर क्रम का संयोजन है उसको देखेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इस संयोजन में आपको ना वो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसका जो सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, अगर श्रेणी क्रम की बात करें दोस्तों, श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है तुल्य प्रतिरोध का होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है जब श्रेणी क्रम का हो। कब हो, श्रेणी क्रम का हो। तो हमको यही सिद्ध करना है, क्या करना है, यही सिद्ध करना है। तो आइए देख लेते हैं। पहले हम लोग कुछ पॉइंट है इसमें। पॉइंट क्या दोस्तों हम पहले बता दे रहे हैं। पॉइंट ये है कि जो श्रेणी क्रम होता है दोस्तों, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध का पिछला सिरा होता है, यहाँ पे जो पिछला सिरा है ना, अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। और इस पर दोस्तों एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है इसमें प्रतिरोधों में समान धारा बहती है, यानी एक ही धारा बहती है। लेकिन अगर विभवांतर की बात करें दोस्तों तो विभवांतर सभी प्रतिरोधों में अलग अलग रहेगा। ये ध्यान रखिएगा क्या कि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, विभवांतर अलग अलग रहता है। और जिस इसे हम उल्टे की बात करते हैं, अगर हम समांतर क्रम की बात करते हैं तो समांतर क्रम में क्या होता है कि उसमें धारा अलग अलग रहती है लेकिन विभवांतर समान रहता है। चलिए हम उसको अगले सेशन देखेंगे, समांतर क्रम वाला। इस सेशन में हम लोग श्रेणी क्रम को देख लेते हैं। इसमें लिखा क्या है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि जो प्रत्येक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है, ये जैसे यहाँ पे एक प्रतिरोध है ना, इस प्रतिरोध का जो लास्ट सिरा है, दूसरा सिरा है, अगले वाले जो प्रतिरोध है इसके पहले वाले सिरे से जुड़ा होता है। ये क्या है, इस पहला प्रतिरोध है, इसका जो पिछला सिरा है अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार को आप इस प्रकार जो अरेंजमेंट है, इस प्रकार जो सेटिंग अरेंजमेंट है, आप लोग क्या बोलोगे, इस अरेंजमेंट को बोला जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें ये ध्यान देना होगा कि अगर आपका ये पहला प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होना चाहिए। यानी जो प्रतिरोध का ये पथ है, ये पथ कहीं भी बटना नहीं चाहिए। ये प्रतिरोध का जो पथ है आपस में कहीं भी बटना चाहिए, कहीं भी बटना नहीं चाहिए। देखिए कहीं बट रहा है, नहीं बट रहा है। तो इसे मान लीजिए यहाँ से अगर धारा निकलेगी, इसमें एक पॉइंट और दिया दोस्तों, इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा समान रहती है। ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर प्रतिरोध की बात करेंगे दोस्तों तो श्रेणी क्रम में जो धारा रहेगी एक समान रहेगी, सब में धारा आई ही रहेगी। लेकिन अगर हम विभवांतर की बात करेंगे तो विभवांतर में क्या रहता है कि सब में विभवांतर अलग अलग रहता है। इसमें जो आपका R1 प्रतिरोध है इसका विभवांतर अलग रहेगा, R2 प्रतिरोध का विभवांतर अलग रहेगा और R3 प्रतिरोध का विभवांतर अलग रहेगा। आपको पता है कि यहाँ पे कितने प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध हैं, इसलिए यहाँ पे R1, R2 और R3 आया है। आइए श्रेणी क्रम का जो संयोजन है उसको हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो यहाँ दोस्तों यहाँ देख लीजिए, ये क्या है, बैटरी यहाँ पर लगी है, ये क्या बैटरी है और ये क्या कुंजी है, क्या कुंजी। यहाँ से आप स्विच आप ऑन कर सकते हैं, यानी यहाँ से जो पथ है, पथ का जो रास्ता है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ से धारा निकली आई, क्या वो धारा निकल गई। तो यहाँ पे देख लीजिए जो धारा का मार्ग है कहीं बट नहीं रहा है, कहीं पर बट नहीं रहा है, सीधा कहाँ जा रही है, फिर अपन वापस बैटरी में आ जा रही है जो चार्ज निकल रहा है। तो दोस्तों श्रेणी क्रम में आप ये ध्यान रखिएगा कि श्रेणी क्रम में सबसे मुख्य बात ये होती है
कि इसमें जो धारा का मार्ग होता है कहीं बटता नहीं है, ये कहीं भी आपस में नहीं बटेंगी, जहाँ जाएगी सीधा बैटरी में आकर वापस मिल जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान बहती है, लेकिन विभवांतर क्या होता है तीनों में अलग अलग रहेगा। तो यहाँ हम लोग ये क्या है कि माना 3 प्रतिरोध हैं, R1 R2 और R3 3 प्रतिरोध हैं, और परिपथ के अनुसार हम इसको किस श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। श्रेणी क्रम का जोड़ने का तरीका यह है दोस्तों कि जो आपका पहला प्रतिरोध होगा उस पहले प्रतिरोध का पिछला सिरा यानी दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होना चाहिए। इस तरह का जो क्रम आप बनाते चले जाएंगे तो उसका बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। जिनके सिरों की जो विभवांतर है, विभवांतर अलग रहेंगे। कैसा V1 है, V2 और V3 है। अभी हम बात कर चुके हैं श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग रहता है, लेकिन धारा क्या रहती है, समान रहती है। तो यहाँ विभवांतर हम लोग पहले प्रतिरोध का V1 मान लिए हैं, दूसरे का V2, तीसरे का V3 मान लिए हैं। और सभी प्रतिरोधों में जो धारा बह रही है, धारा क्या बह रही है, I बह रही है। धारा क्या बह रही है, I बह रही है। दोस्तों आपको पता होगा कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम दोस्तों है क्या, V बराबर I इंटू आर। V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। ये क्या है, ओम का नियम है ना। तो यहाँ पे हम ओम के नियम से क्या किए हैं कि इसी पे हम लोग रख दिए हैं। अगर हम पहले विभवांतर की बात करेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे V1 हो जाएगा। V1 बराबर, और धारा के सब में समान बह रही है, इसका मतलब धारा में कोई चेंजेस नहीं होगा। इसका मतलब धारा I का I रहेगा। लेकिन जो प्रतिरोध आपका यहाँ पे पहले प्रतिरोध में अगर ओम का नियम लगाएंगे तो यहाँ पे V1 बराबर हो जाएगा I इंटू R1 हो जाएगा। सेकेंड में लगाएंगे तो V2 बराबर I इंटू R2 हो जाएगा। अगर थर्ड में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, V3 बराबर I इंटू R3 हो जाएगा। इस तरह से आपका 3 समीकरण बन गया। कौन कौन सा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड बन गया है ना। पहला क्या है कि V1 बराबर I इंटू R1, V2 बराबर I इंटू R2, V3 बराबर I इंटू R3 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें ये कह रहा है क्या कि जो माना परिपथ में लगी बैटरी के विभवांतर क्या है, V है। जो यहाँ बैटरी हम लोग लगाए हैं इसका विभवांतर हम लोग यहाँ क्या मान लिए हैं, यहाँ हम लोग मान लिए हैं क्या है, इसका विभवांतर V है ना। तो इस तरह से यहाँ पे जो अब विभवांतर भी मान लिए हैं, देख लीजिए। अगर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपका ये विभवांतर है, विभवांतर क्या है, यहाँ पे V है, क्या है, V है ना। तो यहाँ से जब यहाँ निकल रहा है विभवांतर, यहाँ पे 3 भाग में बट रहा है, तो इसका मतलब जो आपका V है कितनी भागों में बट रहा है, 3 भाग में बट रहा है। कितनी भाग में बट रहा है, जब 3 भाग में बट रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। 3 भाग में बट गए। अगर यहीं तीनों विभवांतर को मिला दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक सिंगल विभवांतर बन जाएगा। इस तरह से आपका क्या हो गया, चौथा समीकरण बन गया। आगे क्या कह रहा है कि यदि A व D के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या है, R हो, यानी A से लेकर D तक का जो तुल्य प्रतिरोध अगर हम R मान लेते हैं तो ओम का नियम क्या हो जाता है, ओम का नियम कहता है V बराबर I इंटू आर। क्या कहता है, V बराबर I इंटू आर। अगर हम केवल किसी A व D के मध्य मान रहे हैं, हम यहाँ पे अलग नहीं कर रहे हैं, पूरा परिपथ की बात कर रहे हैं कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध क्या है, R है। क्या है, R है। तब ओम का नियम हो जाएगा, बैटरी में कितना विभवांतर निकल रहा है, पूरे परिपथ में कितना विभवांतर बह रहा है, V बह रहा है। अगर हम अलग अलग प्रतिरोध की बात करेंगे तो अलग अलग में बात करते हैं तो V1 V2 V3 बह रहा है। लेकिन अगर हम पूरे परिपथ की बात करेंगे तो उसमें विभवांतर V बहेगा और प्रतिरोध क्या रहेगा, R रहेगा, और धारा I पहले से ही है। तो ओम का नियम क्या होता है हम यहाँ बात कर चुके हैं, V बराबर I इंटू आर। तो यहाँ क्या होगा, V बराबर I इंटू आर हो गया। इतना कन्फर्म हुआ। अब दोस्तों करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है कि समीकरण जो आपका ये 5वां है, इसमें क्या करना है, आपको सभी का मान रख देना है। आपके समीकरण 5वें में फर्स्ट सेकेंड थर्ड का मान रख देना है, और ये जो आपका 4 है चौथा भी मान इसमें रख देना है। देखिए यहाँ पे इसमें आपको रखना, किसमें रखना है, इसमें रखना है। तो यहाँ देख लीजिए यहाँ क्या है, V है। तो यहाँ पे बराबर क्या होता है, I इंटू आर। तो हम यहाँ पे जो V है, V के स्थान पे हम लोग क्या कर दिए, यहाँ देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे जो V है, V के स्थान पे हम लोग क्या कर दिए, I इंटू आर कर दिए। इसका मान कहाँ रख दिए हम लोग, यहाँ पर रख दिए। इतना समझना है, जो V का मान है I इंटू आर कहाँ रख दिए, यहाँ पर रख दिए। हमें अब लिखना पड़ेगा क्या कि समीकरण 4 में आपको जो चौथा समीकरण है इसमें आपको समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड और 5वां सभी का मान इसमें रखना पड़ेगा, इसमें रखना पड़ेगा। तो रख दीजिए। रखने के बाद देखिए अब V बराबर यहाँ I R पता था हमको, तो हम यहाँ पर रख दिए। अब देख लीजिए आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि आपको किसका मान रखना है। अब आपको रखना है कि इसका मान जो आपका V1 V2 V3 है। यहाँ देखिए V1 मान कितना है, V1 मान आया है
आई इंटू R1 क्या आया है, आई इंटू R1 आया है, तो यहाँ पे V1 के स्थान पे आई इंटू R1 हो गया। इसके बाद देख लीजिए आई R2 है तो आई R2 रख दीजिए, किसके स्थान V2 के स्थान पे रख दीजिए। आई R3 रखना है तो आई R3 रख दीजिए, V3 के स्थान पे रख दीजिए। इतना कंफर्म हो गया, जिसको आ गया प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। इसके बाद दोस्तों देख लीजिए यहाँ क्या है आई आर, सब इतना आप पता चल कहाँ से आया। इसकी बात करना क्या है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है और यहाँ भी धारा आई है, तीनों में आपको आई कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद देखिए यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई कट गया तो क्या बच गया, ये बच गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इतना आया आपका, तो ये आपको समझ में आ गया। तो हम लोग देख लीजिए सिद्ध कर दिए यहाँ पे कि R बराबर क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हम लोग सिद्ध कर दिए, है ना। तो दोस्तों आपका इस तरह के जो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 का निष्कर्ष क्या निकला। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि श्रेणी क्रम समान, जो श्रेणी क्रम का संयोजन होता है प्रतिरोधों का, इसका आपसे निष्कर्ष पूछ लेते हैं, इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है। तो इसका निष्कर्ष दोस्तों हम यहाँ पे लिए हैं, यहाँ देख लीजिए निष्कर्ष क्या है। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है, देख लीजिए हम यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध क्या माने, यहाँ पे R माने हैं, है ना, R माने हैं। तो यहाँ देख लीजिए जो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध यानी R, इसमें क्या हो जाएगा, ये तुल्य प्रतिरोध हो गया। जो तुल्य प्रतिरोध होता है उनकी योग के बराबर होता है, यानी जो हम प्रतिरोध जोड़े हैं तीनों प्रतिरोध, उनका जो योग है, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 जो उनका योग है, ये किसके बराबर होता है, तुल्य प्रतिरोध, यानी जो R है इसके क्या होता है, ये बराबर होता है। इसका निष्कर्ष यह निकल रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध है, अन्य जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इनके योग की क्या होता है, ये बराबर होता है। तो दोस्तों आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा, अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।